अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर महबूब आलम की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। ये वारदात उस वक्त की है जब मैं पाकिस्तान के एक बड़े शहर के थाने का SHO था। अभी पाकिस्तान नहीं बना था, जंग अज़ीम का आखिरी वक्त था। मैं इस बड़े शहर का नाम नहीं लिखूंगा और अशखास के जो नाम लिखूंगा वो भी सब असली के बजाय फर्जी होंगे, क्योंकि इस ख़ानदान के अफराद यकीनन जिंदा और सलामत होंगे। एक रोज़ सुबह 9:30-10 बजे के दरमियान एक बड़ी अच्छी वज़े-क़दे का आदमी साहिब हैसियत और ऊंची तालीम वाला लगता था थाने में आया और यह रिपोर्ट दी कि उसकी बीवी घर में कत्ल हो गई है। इस शख्स की उम्र 45-46 साल लगती थी। उसने बताया कि वो अपने दफ्तर में था जब उसके पड़ोसी ने उसको टेलीफोन किया कि वो फ़ौरन घर पहुंचे क्योंकि उसकी बीवी कत्ल हो गई है। इस इत्तला पर वो फ़ौरन अपने घर पहुंचा। उसने बताया कि वहां जाकर उसको पता लगा कि अलग सुबह जमादारनी अपने काम काज के वास्ते आई तो उसने देखा कि इस शख्स का नौकर बरामदे में फर्श पर इस हालत में पड़ा हुआ था कि उसके हाथ और पाँव उसकी अपनी पगड़ी के साथ बंधे हुए थे और उसके मुंह में एक कपड़ा ठुसा हुआ था। जमादारनी डर गई और उसने बाहर निकलकर शोर शराबा किया तो कुछ लोग अंदर आए। उन्होंने उसे खोला और नौकर के कहने पर वो अंदर गए तो बेडरूम में पलंग पर इस औरत की लाश पड़ी हुई थी। मैंने इस शख्स से पूछा कि वो किस वक्त घर से निकला था। उसने जवाब देकर मुझको हैरान कर दिया। उसने कहा कि वो घर में तो मौजूद ही नहीं था, वो तो 5-6 दिनों से होटल में कमरा लेकर रह रहा है। मैंने वजह पूछी तो उसने बिला झिझक जवाब दिया कि उसकी बीवी के साथ थोड़ी सी नाराज़गी हो गई थी, इस वास्ते उसको थोड़ा सा डराना था। उसको डराने का तरीका उसने ये इख्तियार किया कि वो होटल में जाके रहने लगा। उसने कहा कि 1-2 दिनों बाद वो वापस फिर घर आ जाता। मतलब ये था कि वो बीवी को सबक सिखाना चाहता था। बहरहाल किसी पड़ोसी ने मकतूला के खामिद को यानी शख्स को दफ्तर टेलीफोन किया और वो दफ्तर से घर आ गया। नौकर से तो मैंने खुद पूरा बयान लेना था। इस शख्स ने, जिसको मैं कहानी में कुरैशी कहूँगा, नौकर की जो बात सुनाई वो ये थी कि रात के 11 बजे के लगभग दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर की आंख खुली और वो सर पर पगड़ी लपेट कर बाहर निकला और दरवाज़ा खोला। 2 आदमी अंदर आए। नौकर ने बरामदे की बत्ती जला ली थी। इन दोनों आदमियों ने नौकर को धकेला और अंदर आ गए। नौकर को कहा कि वो ऊंची आवाज़ ना निकाले वरना वो मारा जाएगा। नौकर को बरामदे में दोनों ने गिरा लिया और उसकी पगड़ी के एक सिरे से उसके हाथ पीठ के पीछे बांधे और उसी पगड़ी से उसके पाँव भी बांध दिए। फिर उन्होंने नौकर की कमीज़ के पिछले हिस्से को फाड़ लिया और ये कपड़ा उसके मुंह में दे दिया। इनमें एक आदमी उसके करीब खड़ा रहा और दूसरा अंदर चला गया। उसको मालूम नहीं हुआ कि अंदर जाने वाले ने क्या किया है। तकरीबन 15 मिनट बाद वो बाहर आया और दोनों चले गए। नौकर सारी रात बंधा पड़ा रहा। सुबह जमादारनी के शोर और गुल पर लोगों ने आकर उसको खोला। मैंने जो ज़रूरी कागजात तैयार करने थे वो किए और कुरैशी के साथ चल पड़ा। वो जिस इलाके में रहता था वो शहर की एक नई आबादी थी। जंग अज़ीम ने बाज़ लोगों को इतना ज़्यादा पैसा दे दिया था कि उन्होंने पुराने मकान गिराकर नई तर्ज के बना लिए थे या शहर में कहीं प्लाट लेकर नए मकान तामीर कर लिए थे। कुरैशी का मकान नया था। कुरैशी कारोबारी आदमी नहीं था, बल्कि वो वहाँ के फ़ौजी हेडक्वार्टर में सुपरिटेंडेंट था। मैं इस फ़ौजी हेडक्वार्टर का नाम नहीं लेना चाहता वरना शहर की निशानदही हो जाएगी। ये GHQ नहीं था। उस वक्त GHQ दिल्ली में होता था। कुरैशी ने जब बताया कि वो सुपरिटेंडेंट है तो मैं समझ गया कि यह मकान फजले रब्बी से बना है। तनख्वाह में से ऐसा मकान कोई नहीं बना सकता। वो मुझे उस कमरे में ले गया जहाँ उसकी बीवी की लाश पड़ी हुई थी। ये इनका बेडरूम था जिसमें 2 पलंग पड़े हुए थे। लाश दोनों पलंगों पर पड़ी थी। मैंने सबसे पहले देखा कि लाश की गर्दन पर ऐसे निशान थे जो जाहिर करते थे कि उसका गला घोटा गया है। मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि गला हाथों से घूटा गया है। फिर मैंने लाश के पूरे जिस्म को देखा, कहीं भी चोट या जख्म का निशान नहीं था। मकतूला ने खुला पजामा और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने अच्छी तरह देख लिया और इस नतीजे पर पहुंचा कि मकतूला की इज्जत पर हमला नहीं किया गया। मुझको एक और ख्याल आ गया। मैंने कुरैशी से पूछा कि घर से जेवरात या नकदी भी गायब है।
उसने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया कि ये तो वो पहले ही देख चुका है, कोई एक भी चीज़ चोरी नहीं हुई। घर में जेवरात भी थे और नकद रकम भी खासी थी। ये सारा माल वहीं चौखटों पड़ा रखा था जहाँ रखा गया था। मकतूला बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसकी उम्र 30 साल के लगभग थी। रंग बिल्कुल गोरा था। कातिल ने इतनी खूबसूरत औरत की इज्जत पर हमला नहीं किया। घर से कोई चीज़ चोरी नहीं हुई। इससे यही जाहिर होता था कि ये इंतकामी कत्ल की वारदात है। कुरैशी ने किसी की बेजा हक तलफी की होगी या अपने किसी मातहत को नौकरी से निकलवा दिया होगा। उस शख्स ने इससे यूं इंतकाम लिया कि इसकी इतनी खूबसूरत बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला ने किसी को ठुकरा दिया होगा या धुतकारा होगा तो उस शख्स ने उसे कत्ल करके इंतकाम लिया, लेकिन ऐसी बात होती तो वो इसकी आबरूरेज़ी ज़रूर करता। बहरहाल ये बातें तो तफ्तीश में ही सामने आ सकती थीं। मैंने पलंग पर, कमरे में और बाहर बरामदे में भी बहुत गौर से देखा कि कातिल अपनी कोई निशानी फेंक गया हो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना मिली। फिर मैंने लाश के नाखून और उंगलियां देखीं। ये तजुर्बे की बात थी। मैंने उस वक्त तक 2 ऐसे केस देखे थे कि गला घोटा गया और मकतूल ने नाखूनों से कातिल के हाथों के उल्टी तरफ नाखून मारे और खाल छील डाली। इसी से कातिल पकड़ा गया। उस वक्त लड़कियों में नाखून बढ़ाने का फैशन शुरू हो चुका था। मकतूला के नाखून पड़े हुए थे। मैंने उसकी सारी उंगलियां देखीं। उसके नाखूनों पर गहरे रंग की नेल पॉलिश लगी हुई थी। नाखूनों के अंदर की तरफ उनका रंग कुदरती था। शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली के साथ ज़रा सा खून लगा हुआ था और दोनों उंगलियों के नाखूनों के अंदर नेल पॉलिश जैसा रंग था जो यकीनन खून था। यह खून कातिल का ही हो सकता था। मकतूला ने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए कातिल के हाथों के उल्टी तरफ ये नाखून मारे होंगे। मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और इसी मकान के एक कमरे में बैठ गया। ये ड्राइंग रूम था जिसे हम बैठक कहते हैं। कत्ल की वारदात की तफ्तीश में सबसे पहले पूछा जाता है कि किसी के साथ अदावत होगी। मैंने यही सवाल कुरैशी से पूछा तो उसने वसूख से जवाब दिया कि उसका कोई ऐसा दुश्मन नहीं जो उस पर इतना ज़्यादा शदीद वार करता। उसने एक ऐसी बात भी कही जो कि जाहिर करती थी कि शक के दुश्मन मौजूद हैं। बात यह थी कि कुरैशी की पहली बीवी भी थी और वो पुराने मकान में रहती थी। उसको कुरैशी ने तलाक नहीं दी थी और उसका माहवार खर्चा दे रहा था। उसके 2 जवान बेटे थे। छोटे की उम्र 14-15 साल और बड़े की 18-19 साल थी। बड़ा कॉलेज में पढ़ता था और छोटा अभी मैट्रिक की क्लास में था। कुरैशी इनकी तालीम के अखराजात भी देता था। मकतूला उसकी दूसरी बीवी थी। 30-31 साल की उम्र की ये इंतहाई खूबसूरत औरत एंग्लो इंडियन थी। एक तो हिंदुस्तानी ईसाई हुआ करते थे जैसे कि पाकिस्तान में भी हैं। दूसरे एंग्लो इंडियन होते थे जिनके बाप अंग्रेज़ और माएँ हिंदुस्तानी थीं, या माएँ अंग्रेज़ और बाप हिंदुस्तानी थे। ये अब भी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। मैं उस औरत का सही नाम लिख देता हूँ। उसका नाम एंजेला था और कुरैशी की खातिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और कुरैशी ने उसका नाम आमना रखा था। मैं इसका मतलब ये समझा कि मकतूला को कुरैशी के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि उसने अपना मज़हब भी छोड़ दिया था। शादी हुए अभी मुश्किल से 1 साल गुजरा था कि आमना कत्ल हो गई। मैंने कुरैशी से पूछा कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत में ऐसी कौन सी गलती मकतूला से हो गई थी कि कुरैशी ने होटल में रहना शुरू कर दिया था। कुरैशी ने बताया कि उसने तो इस लड़की के साथ मोहब्बत करके शादी की थी, लेकिन ये औरत बहुत ही फजूल खर्च निकली। इसे जेवरात और इंतहाई कीमती कपड़ों का शौक़ था और फिर सैर सपाटे में खुश रहती थी। गर्मियों में मरी चली जाती और 1 या 1.5 महीने वहीं रहती थी। शादी के बाद गर्मियों का एक ही मौसम आया था और वो मरी चली गई थी। ये तो मैंने बेडरूम में, ड्राइंग रूम और एक और कमरे में देखा कि फर्नीचर शाहाना था और दीगर अशिया ऐसी थीं जो मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। ये तो किसी शाही ख़ानदान का महल मालूम होता था। कुरैशी को ऐसी चोट पड़ी थी कि वो अपने आप में रहा ही नहीं था। इतनी खूबसूरत बीवी का कत्ल हो जाना उसके वास्ते कोई मामूली सदमा नहीं था। इस सदमे का उस पर ऐसा असर हुआ कि वो बोलता ही चला जा रहा था और शायद वो भूल गया था कि उसकी बातें एक थानेदार सुन रहा है और ये थानेदार तफ्तीश कर रहा है। उसने कहा कि मैंने मकतूला को मुसलमान किया था और फिर ये कोशिश की कि मुसलमानों वाले तौर तरीके और रहन सहन ये इख्तियार कर ले, मगर उसने ना किए। इसने कुरैशी को एक क्लब का मेंबर बनवा दिया। कभी कभी हफ्ते की शाम मकतूला कुरैशी को क्लब में ले जाती थी और दूसरों के साथ डांस करती थी और कुरैशी की हौसला अफजाई करती थी कि वो दूसरी औरतों के साथ डांस करे।
वो खुद भी शराब पीती थी और कुरैशी को भी पिलाती थी। मैं कुरैशी की इस बात पर दिल ही दिल में हंसा भी और इस पर गुस्सा भी आया कि एक तरफ तो वो कहता था कि मकतूला इस्लामी तौर तरीके इख्तियार नहीं करती थी और दूसरी तरफ वो बिला झिझक कहता था कि वो शराब पीता था। वो तो पूरी पूरी तफसील से हर बात कर रहा था। उस पर ऐसी दर्दनाक कैफियत तारी थी कि वो बोलते चले जाने में सुकून महसूस करता था। मैं उसको कहीं कहीं रोक कर कुछ पूछता था और वो पूरा पूरा जवाब देता था। मैं आपको ये सारी गुफ्तगू तो नहीं सुना सकता, इस वास्ते कि ये बहुत लंबी है। काम की बात यह है कि मैंने बड़ी जल्दी ये बात नोट कर ली कि ये शख्स कोई ऐसा शरीफ आदमी नहीं, बल्कि इसका रुझान अय्याशी की तरफ है। इसका एक सबूत तो यही था कि इसने पहली बीवी को छोड़कर एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी कर ली, और लड़की भी ऐसी जो सिर्फ नाम की मुसलमान हुई थी और उसके बाकी तौर तरीके उसके अपने साबिक मजहब वाले थे। मकतूला कुरैशी के दफ्तर में काम करती थी। जंग असीम में तालीम याफ्ता लड़कियों के वास्ते रोज़गार के मौके निकल आए थे। लड़कियों को बाकायदा फ़ौज में भर्ती करके इनकी अलग फ़ौज बना दी गई थी। ऐसी फ़ौजी औरत को बिकाई कहते थे। इन लड़कियों को फ़ौजी बनाने का मतलब ये नहीं था कि इनको महाजों पर भेजा जाता था, बल्कि इनको फ़ौजी दफ्तरों में काम दिए जाते थे। इनमें से बाज़ को कमीशन दे के अफसर भी बनाया गया था। ये अफसर बाकायदा लेफ्टिनेंट, कैप्टन वगैरह के ओहदों के निशान कंधों पर लगाती थीं। इस ज़नाना फ़ौज में ज़्यादातर एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, हिंदू और सिख लड़कियां भर्ती होती थीं। मुसलमान लड़कियां न होने के बराबर थीं। हकीकत यह है कि इन लड़कियों का असल काम अंग्रेज़ अफसरों की तफरीह तबाह था। उस ज़माने में सिविल दफ्तरों में लड़कियां कम ही काम करती थीं। जंग असीम में यह सिलसिला भी शुरू हो गया कि बड़े बड़े सरकारी दफातर में लड़कियों को भी जॉब मिलना शुरू हो गई। मकतूला जंग असीम शुरू होते ही इस फौजी हेडक्वार्टर में मुलाजिम हो गई थी। वो दरअसल स्टेनोग्राफर थी, लेकिन जंग के आखिर में आकर वो एक जनरल की सेक्रेटरी बना दी गई थी। कुरैशी इसी हेडक्वार्टर में सुपरिटेंडेंट था। मकतूला कुरैशी के मातहत थी। कुरैशी को सुपरिटेंडेंट हुए कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। 1.5-2 साल पहले उसको ये ओहदा मिला था। मैं ज़ाती तौर पर जानता था कि इस ओहदे में बालाई आमदनी होती थी। ये मैं इस वास्ते कह रहा हूँ कि इस शख्स के महकमे का एक काम ये भी था कि फ़ौज के वास्ते सामान वगैरह ख़रीदा जाता था। आखिर बिल कुरैशी ने पास करने होते थे और ऑर्डर भी उसी से मिलते थे। मैंने उसी वक्त महसूस कर लिया था कि कुरैशी ने हाथ साफ करने शुरू कर दिए थे और फिर उसने मकतूला की तरफ तवज्जो दी। इसके साथ इसकी दोस्ती हो गई। फिर वो इसको होटलों में और हर तरह ऐश मौज कराने लगा था। कुरैशी ने ये बात जो मैंने कही है अपनी ज़बान से नहीं कही थी, ये तो मैंने खुद अंदाज़ा और ख्याल किया था। उसने मुझको ये बताया कि जब उसकी दोस्ती मकतूला के साथ शुरू हुई तो उस वक्त मकतूला को पहले खामिन से तलाक हो चुकी थी। जब उसने ये बात कही तो मैं चौंक पड़ा। मुझको एक सुराग नज़र आने लगा। कातिल उसका पहला खामिन भी हो सकता था। मैंने कुरैशी से पूछा कि वो कौन था। कुरैशी को जो कुछ मालूम था वो उसने मुझको बता दिया। वो एक एंग्लो इंडियन था और CMA में किसी अच्छे ओहदे पर था। मेरे सवाल का जवाब देते हुए कुरैशी ने बताया कि उसको बिल्कुल मालूम नहीं कि जब मकतूला की पहले खामिन से अलहदगी हुई तो इस खामिन का रद्द अमल क्या था। कुरैशी ने तो बड़ी ही लंबी बात कर डाली थी और मैंने इस बात को इस तरह और ज़्यादा लंबा किया कि उससे कुछ न कुछ पूछता चला जा रहा था। आखिर उसको मैंने उठा दिया और उसके पड़ोसियों को बुलाया, जिनको मैंने पहले ही पाबंद कर दिया था। इनमें 2 हिंदू थे और एक मुसलमान। मुसलमान का घर बिल्कुल सामने था और एक हिंदू का मकान कुरैशी के मकान के दाएं तरफ और दूसरे का बाएं तरफ था। इन तीनों ने यहाँ नए मकान बनाए थे और ये तीनों कारोबारी आदमी थे। मैंने इनको बारी बारी बुलाया और इनसे ये पूछा कि वो कुरैशी और उसकी मकतूला बीवी के बारे में क्या जानते हैं और क्या वो मेरी कुछ मदद बराए तफ्तीश कर सकते हैं। इन तीनों ने एक ही जैसी बात की। वो ये थी कि ये मियाँ बीवी सुबह इकट्ठे निकल जाते थे और इकट्ठे ही वापस आते थे। कुरैशी मिलनसार आदमी था और अड़ोस पड़ोस के साथ सलाम दुआ रखता था। मकतूला भी ऐसी ही अच्छी तबीयत की थी। किसी के घर में तो इसका आना जाना नहीं था, लेकिन कोई औरत इसके घर चली जाती तो इसकी अच्छी आओ भगत करती थी। इन तीनों ने यह भी बताया कि कुरैशी और मकतूला में कम से कम उन्होंने नाचाकी या लड़ाई झगड़ा कभी नहीं देखा और ना ही सुना था। इनमें जो मुसलमान था उसने बताया कि मुसलमान खुश थे कि कुरैशी ने गैर मज़हब की एक औरत को मुसलमान कर लिया है,
लेकिन फिर लोगों को पता लग गया था कि मकतूला का रहन सहन अभी तक पहले मज़हब वाला ही है। उसने अपना लिबास तो मुसलमान औरतों जैसा बना लिया था, लेकिन वैसी मुसलमान नहीं हुई थी जैसी मुसलमान औरतें हुआ करती हैं। इन तीनों ने बताया कि 5-6 दिनों से कुरैशी इनको नज़र नहीं आया था। इनको मालूम ही नहीं था कि कुरैशी होटल में मुंतकिल हो गया है। मैं एक मुश्किल महसूस कर रहा था। मैं ज़्यादातर कस्बों के थानों में या देहाती इलाके के थानों में ऐसे चोर रहा था जहां लोग अनपढ़ या बहुत थोड़े पढ़े लिखे होते थे। ये पहला थाना था जहां मुझको ऊंची हैसियत और ज़्यादा तालीम वाले लोगों के साथ वास्ता पड़ा। देहातियों को तो डराया भी जा सकता था, लेकिन इन लोगों के साथ संभल कर बात करनी पड़ती थी। मैंने इन तीनों से पूछा कि उन्होंने कभी देखा है कि कुरैशी की गैर हाजिरी में इस घर में कोई आता होगा। तीनों ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा कोई आदमी नहीं देखा, और इनकी गैर हाजिरी में कोई आता हो या कभी आया हो तो इसकी बाबत वो कुछ कह नहीं सकते। मैंने कुरैशी को कहा कि वो अब मुझको मिलता मिलाता रहे और कुछ देर के वास्ते थाने आ जाया करे। तफ्तीश के वास्ते मुझको कदम कदम पर कुछ न कुछ पूछना था। अब वहाँ एक और अहम आदमी था जो मुझको थोड़ी बहुत रोशनी दिखा सकता था। वो इन लोगों का यानी कि कुरैशी का नौकर था जिसको कातिल बांध गए थे। वो 30-35 साल के दरमियान उम्र का आदमी था और शक्ल सूरत से अकल वाला लगता था। मैंने उसको अपने पास बिठाया और ये सोचकर उसके साथ ठीक ठाक दोस्तों वाला अंदाज इख्तियार किया कि ये अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोलेगा। मैंने उसको बोलने के वास्ते तैयार कर लिया और कहा कि उसने अगर कोई बात छुपाई और वो मुझको कहीं और से पता लगी तो फिर मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। थानेदार साहब जी, नौकर ने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे जो भी पूछना है ज़रूर पूछें, मैं बताऊंगा। और मैं तो कानों को हाथ लगाकर कहता हूँ कि इस घर में नौकरी नहीं करूँगा। मुझको ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई थी कि कुरैशी साहब ने एक एंग्लो इंडियन औरत को मुसलमान कर लिया है। मैं बड़ी खुशी से इस घर में नौकर हुआ था, लेकिन इन दोनों की जो हालत देखी तो मेरे दिल को तो बहुत ही दुख हुआ। मैं तो कहता हूँ कि कुरैशी साहब ने इस औरत का सिर्फ नाम इस्लामी रख दिया था, असल में तो कुरैशी साहब ने खुद इसका मजहब कबूल कर लिया था। दोनों शराब पीते थे और क्लब में भी जाते थे। मुझको मालूम है कि क्लब में क्या होता है। मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा। मैं दरमियान में बोल पड़ा, सबसे पहले ये बताओ कि इन दोनों के दरमियान कोई सख्त किस्म की नाराज़गी थी? हाँ साहब जी, नौकर ने जवाब दिया। मुझको ये तो मालूम नहीं कि नाराज़गी किस बाबत थी, लेकिन ये मुझको यकीन है कि अब आखिर में आकर इनकी अनबन हो गई थी। कुरैशी साहब ने कुछ दिन पहले इस औरत को गालियाँ भी दी थीं और मैंने इनके ये अल्फाज सुने थे कि मैंने अपनी इतनी अच्छी बीवी को और जवान बेटों को छोड़ा और तुम्हारी खातिर हराम की कमाई घर लाकर तुझको ऐश कराई, मगर तू ऐसी बेवफा निकली कि तेरी मोहब्बत सिर्फ रुपए पैसे के साथ है। क्या इस औरत के पास कोई इसका दोस्त आता था? नहीं साहब बहादुर, नौकर ने जवाब दिया, यह औरत किसी के हाथ आने वाली नहीं। देखिए साहब, मैंने अंग्रेज़ों के घरों में और देसी अफसरों के घरों में भी काम किया है और मैं अच्छे बुरे को समझता हूँ। इस औरत ने कुरैशी साहब के साथ शादी सिर्फ इस वास्ते की थी कि कुरैशी साहब दफ्तर में हाथ मारकर दौलत ले आते थे और ये औरत ऐश मौज करती थी। बाजार जाती तो वापस लदी हुई आती थी। दरअसल जनाब, ये औरत अपने आप को शहजादी अमल का समझती थी और कुरैशी साहब को इसके खिलाफ यही शिकायत थी। मुझको ये शक होने लगा था कि मकतूला को कुरैशी ने कहीं खुद ही तो नहीं मरवा दिया है। उसकी बातों से जो उसने मेरे साथ की थी, ये साफ जाहिर होता था कि कुरैशी इस औरत से तंग आ गया था और यही वजह थी कि वो होटल में चला गया था। मैंने इस शक को दिल में रखकर नौकर के साथ बहुत सवाल जवाब किए और उस पर जिरा भी की और बहुत छोटी छोटी बातें भी पूछी, और फिर ऐसा हुआ कि नौकर ने भी ये लफ्ज़ कह दिए कि ये हो सकता है कि कुरैशी साहब ने इस घर से बोरिया बिस्तर गोल इसी वास्ते किया होगा कि अपनी गैर हाजिरी में इस औरत को मरवा दे। नौकर ने यह भी कहा कि अब कुरैशी साहब पर किसी को शक नहीं हो सकता, इस वास्ते कि वो साफ कह देंगे कि मैं तो घर से गैर हाजिर था। देख मेरे भाई, मैंने कहा, अगर तुमने ये नौकरी छोड़नी है तो मुझको बताए बगैर कहीं चले न जाना, मुझको तुम्हारी ज़रूरत रहेगी। नौकर ने मुझको बड़ी खुशी से यकीन दिलाया कि वो नहीं जाएगा और अगर चला भी गया तो मुझको अपना पता देकर जाएगा। मैंने देखा कि इस शख्स के दिल में कुरैशी और मकतूला के खिलाफ जहर भरा हुआ था। वो अच्छे किरदार का आदमी मालूम होता था। मेरे दिमाग में एक और बात आ गई। मैंने नौकर को कहा कि वो इसी घर में रहे और ये देखता रहे कि यहाँ कौन कौन आता है। अगर कोई ऐसा वैसा आदमी आए
या कोई भी आए तो वो इस आदमी की और कुरैशी की बातें सुनने की कोशिश करे। मुख्तसर बात ये कि मैं नौकर को इस घर का मुखबिर बनाना चाहता था। नौकर ने बड़ी खुशी से मेरी ये तजवीज़ मान ली। तब मैंने उसको कहा कि इसने अगर मुझको कोई अच्छा सुराग दे दिया तो मैं उसको नगद इनाम दूंगा। ये सुनकर वो बेचारा और भी खुश हो गया। मैं उठा और थाने चला आया। मैं थाने में पहुंचा तो शाम गहरी हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता लग गया था। मकतूला की मौत हाथों से गला घोटने से वाक़ई हुई थी। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उसको रात 11 साढ़े 11 बजे के दरमियान हलाक किया गया था। डॉक्टर ने ये बात साफ लिखी कि मकतूला की आबरूरेज़ी नहीं हुई। मैंने डॉक्टर को ये पैगाम भेजा था कि मकतूला की दाएं हाथ की शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली के नाखून अंदर की तरफ से देखे और बताया कि ये खून है कि नेल पॉलिश है। डॉक्टर ने साफ अल्फाज में लिखा कि दोनों नाखूनों के अंदर की तरफ और दोनों उंगलियों के ऊपर वाले हिस्से पर इंसानी खून पाया गया है। इससे मुझको यकीन हो गया कि ये खून कातिल का था और कातिल के एक हाथ के उल्टी तरफ जख्म होगा। मैंने मकतूला के नाखून देखे थे, बड़े सख्त और तीखे नाखून थे और बड़े हुए भी थे। ये तो जहाँ लगे होंगे वहाँ कुछ अंदर उतर गए होंगे। मेरा एक मुश्तबा तो खुद कुरैशी था। मैंने उसको ज़रा सा शक नहीं होने दिया था कि मुझको उस पर शक है। मैंने सोचा कि उसको 2 दिन इसी तरह छोड़कर रखूँगा। एक तो इसका अपना नौकर मुखबिरी के वास्ते मिल गया था, फिर मैंने 1-2 तजुर्बेकार मुखबिर उसके पीछे लगा दिए थे। मैं घर चला गया और दिल में ये इरादा रखा कि अगली सुबह मकतूला के पहले खामिद को थाने बुलवाऊँगा। उसके घर का एड्रेस मालूम नहीं हो सका था। उसके दफ्तर का हम सब थाने वाले पता जानते थे। सो मैं थाने पहुंचा तो एक हेड कांस्टेबल को सीएमए के दफ्तर में भेजा और उसके यानी कि मकतूला के पहले खामिद का नाम बताया कि उसको अपने साथ ले आए। थोड़ी देर बाद कुरैशी आ गया। मैंने बड़ी अच्छी तरह उसका इस्तकबाल किया और उसको कहा कि मैं उसकी बीवी के कातिल को इंशाअल्लाह जल्दी पकड़ लूँगा। उसने बताया कि वो होटल से अपने घर में आ गया है। मैंने उससे पूछा कि वो कौन से होटल में था। उसने होटल का नाम लिया। वो कोई 5 स्टार होटल नहीं था बल्कि अच्छी किस्म का दरमियाना सा होटल था। कुरैशी के दफ्तर का टाइम हो रहा था, इस वास्ते वो जल्दी चला गया। मैंने उसको ये तासुर दिया कि मैं उसका बड़ा ही मुखलिस और हमदर्द दोस्त हूँ। वो जब उठकर चलने लगा तो एक बात याद आ गई। मैंने उससे ये बात पहले नहीं पूछी थी। इससे पूछा कि अपनी पहली बीवी और अपने बेटों के बारे में उसका क्या ख्याल है। साथ ही ये भी पूछा कि उसकी पहली बीवी के भाई वगैरह होंगे। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इंतकामन उसकी दूसरी बीवी को कत्ल कर दिया हो। नहीं, उसने जवाब दिया, इन लोगों में इतना दम ही नहीं। अगर इन्हें इंतकाम लेना होता तो वो 1 साल इंतज़ार न करते। इंतकाम तो गर्मा गर्मी में फ़ौरन ही ले लिया जाता है। मकतूला के पहले खामिद को आते आते तकरीबन 1 घंटा लग गया। वो आया तो सबसे पहले मैंने उसका चेहरा, फिर उसका कद काट और लिबास देखा। वो गोरे रंग का एंग्लो इंडियन था। उसने मेरे साथ हाथ मिलाया तो उसके अंदाज में गर्मजोशी थी। मैंने एहतराम से बिठाया और पूछा कि ये खबर उस तक पहुंची है या नहीं कि उसकी साबका बीवी कत्ल हो गई है। उसने बताया कि उसको कल पिछले पहर ही खबर मिल गई थी। उसने मेरे अगले सवाल का इंतज़ार न किया और बोला कि उसके मरने का अफसोस तो है, लेकिन खुशी है कि उससे उसकी अलहदगी हो गई थी। क्या उसने खुद आपसे तलाक मांगी थी? मैंने पूछा, या आपने उसको तलाक दी थी? मैं खुद उससे आज़ाद होना चाहता था, उसने जवाब दिया। वो इतनी महंगी औरत थी कि उसकी शादी किसी नवाब या महाराजा के साथ होनी चाहिए थी। वो तो अपने आप को किसी शाही ख़ानदान की शहज़ादी समझती थी। इस कदर शाखर्च कि मेरा तो पसीना ही निकल आया था। मैं इसको कहता था कि इस तनख्वाह में इतने अखराजात में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मुझसे नाराज़ नहीं होती थी, बल्कि बड़े खुशगवार लहजे में कहती थी कि इस महकमे में अगर ऊपर की आमदनी नहीं तो ये नौकरी छोड़ दो। मैं तुम्हें ऐसी जगह लगवा दूंगी जहाँ ऊपर की आमदनी बेशुमार होगी। आप मुसलमान हैं साहब, हमें आप जो कुछ भी समझें समझते रहें। हम लोग शराब पीते हैं और खंजीर का गोश्त खाते हैं। मैं कर्ज ले लिया करता हूँ, हराम की आमदनी की तरफ देखता भी नहीं, और इस औरत ने मुझको मकरूज भी कर दिया था। फिर आपने इसे पहले ही तलाक क्यों न दे दी? मैंने पूछा। इतना अरसा उसके साथ किस तरह गुजार दिया था? मेरे जवाब से आप शायद मुतमईन नहीं होंगे। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर इस औरत के साथ आपकी दोस्ती हो जाती तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता। वो एक्टिंग में इतनी महारत रखती थी कि पत्थर को भी मोम कर लिया करती थी। इसको माँ बहन की गालियाँ देते तो भी वो मुस्कुराती रहती
और अपनी बात पर अड़ी रहती थी। इसकी खूबसूरती में तो कोई शक व शुबा था ही नहीं, लेकिन वो अपनी इस खूबसूरती को इस्तेमाल करना जानती थी। वो तो आदमी को हिप्नोटाइज कर लेती थी। मैं कितना ही नाराज़ क्यों ना होता, वो अपनी बड़ी प्यारी हरकतों और मुस्कुराहटों से फौरन राज़ी कर लेती थी। आप मुझको बेवकूफ़ कह लें, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि मैं उसके हाथों में बेवकूफ़ बना रहा। इस एंग्लो इंडियन के बारे में मेरी राय अच्छी हो गई। वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसने अच्छी तरह बयान किया कि ये औरत अंदर बाहर से बड़ी ही खूबसूरत फराड थी और जिस पर हाथ डालती थी उसको माली लिहाज से चूस लेती थी। मैंने उससे पूछा कि उसने ज़रूर कई आदमियों को दोस्त बनाया हुआ होगा। उसने जवाब दिया कि वो इतनी कच्ची नहीं थी कि हर किसी से दोस्तियां लगाती फिरती। उसने कहा कि इस औरत का कमाल तो ये था जैसे पानी का प्याला हाथ में लेकर प्यासे को दिखाती हो और अपने पीछे पीछे चलाती रहती थी। सहरा का शराब तो आपने सुना ही होगा। आदमी इसके पीछे चलते चलते गिर पड़ता है और मर जाता है। फिर उस एंग्लो इंडियन ने बताया कि इस औरत ने उसके साथ शादी 25-26 साल की उम्र में की थी। उससे पहले वो 2 दोस्तियां लगाती रही थी। इन दोस्तियों से ही उसने अपने आप को शहजादी बना लिया था। फिर उसने बताया कि घर के अखराजात पूरे नहीं होते थे तो मकतूला ने 2-2.5 साल पहले नौकरी का फैसला कर लिया और उसको इस फौजी हेडक्वार्टर में बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई। वो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग अच्छी तरह जानती थी। इससे पहले भी उसने 2-3 दफ्तरों में नौकरी की थी, लेकिन तरक्की इस दफ्तर में की और बड़े साहब की सेक्रेटरी बन गई। उसने बताया कि कुरैशी इसी दफ्तर का सुपरिटेंडेंट बन गया और इनकी दोस्ती हो गई। इस एंग्लो इंडियन ने बताया कि वो हर वक्त सोचता था कि इस औरत से किस तरह अलहदगी इख्तियार की जाए। इसको एक बहाना मिल गया। वो इस तरह के वो बच्चे पैदा होने के सख्त खिलाफ थी। कोई न कोई दवाई ले लेती थी। आखिर एक मर्तबा बच्चे की उम्मीद बन गई, लेकिन उसने इस एंग्लो इंडियन खाविंद की इजाज़त के बगैर ही एबॉर्शन करा लिया। खाविंद ने उसके इलाज मुआवजे के अखराजात तो दे दिए, लेकिन पहली बार उसके सामने ये तजवीज़ रखी कि अब उनको अलहदा हो जाना चाहिए। इसका मतलब तलाक था। इस औरत ने तो जैसे खुदा का शुक्र अदा किया हो। वो फौरन रजामंद हो गई और 2-3 दिनों में तलाक हो गई, जो मकतूला ने बड़ी खुशी से कबूल कर ली और इस घर से रुखसत हो गई। उसने बताया कि तलाक के फौरन ही बाद उसने एक इंडियन क्रिश्चियन लड़की के साथ शादी कर ली थी। उसने कहा कि अब चलकर मेरा घर देखें, सुकून ही सुकून है और 2 महीने हुए मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ है। मुझको ये जानकर बेहद खुशी हुई कि ये एंग्लो इंडियन मकतूला के दूसरे खामिन कुरैशी की बाबत भी सब कुछ जानता था और उसको इस शख्स के दूसरे हालात भी मालूम थे। इसने बताया कि उसको मालूम हो गया था कि मकतूला ने कुरैशी को फांस लिया है। फिर मकतूला ने कुरैशी से शादी कर ली। कुरैशी ऐसी पोस्ट पर पहुंच गया था कि वो फौज के वास्ते माल की खरीदारी में मुंह मांगी कमीशन कमा सकता था और वो ये हराम की दौलत कमा रहा है। उसने नई बात ये बताई कि कुरैशी ने इतना बड़ा हाथ मार लिया था जो छुपा नहीं रह सका और ऊपर वालों को पता लग गया। अब उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और अगर सही मामला सामने आ गया तो हो सकता है कि उसको नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए और अगर रकम और ज़्यादा हुई तो उसको जेल की सज़ा भी मिल सकती है। कुरैशी के मुतालिक पहले ही बात हो चुकी है कि वो हरामखोरी बहुत करता था और इस हरामखोरी से वो मकतूला की फरमाइशें पूरी करता रहता था। मैं तो ये मालूम करना चाहता था कि कातिल कौन है और वो 2 आदमी कौन थे जो इस वारदात के वास्ते कुरैशी के घर गए थे। मैं मकतूला के इस पहले खामिन की राय मालूम करना चाहता था। खुदा मुझको माफ़ करे साहब, उसने कहा। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कहूँगा कि कुरैशी ने बीवी को कत्ल किया है, अलबत्ता अपनी राय दे दूँगा। मैं इसकी हकीकत बताता हूँ कि 1-2 दफ़ा मैं इस बीवी से इतना तंग आ गया था कि मैंने सोचा कि इसका गला घूंट दूँ और पुलिस को ये बताऊँ कि मालूम नहीं कौन इसको कत्ल कर गया है, लेकिन मेरे अंदर ऐसी हिम्मत नहीं थी। अगर कुरैशी ने इसका गला खुद घोंटा है या उसने ये काम किराए के कातलों से करवाया है तो मैं हैरान नहीं हूँगा। गौर करें कि कुरैशी के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और उसने ये रकम मकतूला की फरमाइशें पूरी करने के वास्ते उड़ाई थी। मकतूला की फरमाइशें तो ख़त्म होती ही नहीं थीं। फिर कुरैशी की पोजीशन भी देखें। इसने इस औरत के पीछे पुरानी बीवी को और 2 जवान लड़कों को छोड़ दिया था। मेरा ख्याल है कि मैंने तो तलाक के ज़रिए इस औरत से निजात हासिल कर ली थी। कुरैशी ने यह तरीका इख्तियार किया होगा जिसकी आप तफ्तीश कर रहे हैं। ये दानिशमंद और मोअज़्ज़िज़ एंग्लो इंडियन मेरे शक की तायद कर रहा था।
मैं अपना शक बयान कर चुका हूँ। कुरैशी होटल में इस वास्ते नहीं गया था कि बीवी को सबक सिखाना चाहता था, बल्कि इस वास्ते गया था कि वो घर से गैर हाजिर रहना चाहता था, ताकि इस गैर हाजिरी में मकतूला को ख़त्म करा दे। उस एंग्लो इंडियन ने यह भी कहा कि यह भी हो सकता है कि मकतूला ने किसी के साथ दरपरदार दोस्ती लगा ली होगी और उसका माल खाकर उसको धोखा दिया होगा। हर कोई हमारी तरह तो नहीं होता कि बर्दाश्त कर लेगा। यह आदमी कोई रसूख और बदमाशी वाला होगा। उसने मकतूला को दुनिया के तख्ते से ही उठा दिया। मैंने इस एंग्लो इंडियन को रुखसत कर दिया और सोच में पड़ गया। कुरैशी जिस होटल में रहता था वो कोई नेक नाम होटल नहीं था। उस दौर में ऐसे होटलों में असमत फरोशी भी होती थी और गुंडे और बदमाश भी इस होटल में रहते थे। सोच कर मैंने फैसला किया कि होटल के मालिक के साथ बातचीत की जाए। मुझको याद नहीं कि मैं उसी रोज़ होटल गया था या अगले रोज़ गया था। बहरहाल मैं इस होटल में गया और उसके मालिक से मिला। होटल का मालिक तालीम याफ्ता आदमी था। मैंने जो ही कुरैशी का नाम लिया तो उसने कहा कि वो कुरैशी को जानता है और उसकी बीवी घर में कत्ल हो गई है। मैंने उसको कहा कि मैं तफ्तीश के सिलसिले में आया हूँ। इस किस्म के होटलों के मालिक पुलिस को नाराज़ करने का खतरा मोल नहीं लिया करते थे। इस मालिक ने पूरे ताउन का यकीन दिलाया। इस होटल में सिर्फ 16 रिहायशी कमरे थे और हर सहूलत मौजूद थी सिवाय टेलीफोन के। टेलीफोन काउंटर पर आकर सुनना पड़ता था और वहीं से फ़ोन किए जा सकते थे। कुरैशी के बारे में उसने बताया कि 5-6 दिन यहाँ रहा है। मैंने उससे पूछा कि कुरैशी के पास कोई आदमी आते होंगे। मालिक ने बताया कि उसके मिलने वाले शाम के बाद आया करते थे, लेकिन इनमें से वो किसी को भी नहीं जानता कि वो कौन थे। ताहम वो मेरे सामने आए तो मैं पहचान लूँगा। उसने ये भी बताया कि कुरैशी जब शाम को अपने कमरे में होता था तो उसके टेलीफोन भी आते थे और वो काउंटर पर आकर बात किया करता था। मैंने मालिक को कहा कि जुर्म पेशा लोग उसके पास आते होंगे, तो मालिक ने कहा कि हो सकता है आते हों, लेकिन वो किसी को जानता नहीं सिवाय कुरैशी के बड़े बेटे के, जो 2 मरतबा बाप को मिलने आया था। होटल के मालिक को इस तरह पता चला था कि ये कुरैशी का बेटा है कि उसने उससे पूछा था कि आप कौन हैं, तो उसने बताया था कि मैं कुरैशी साहब का बेटा हूँ। मालिक ने यह भी बताया कि कत्ल से 2 दिन पहले ये एक बार फिर बाप से मिलने आया था। दोनों बार 1.5-2 घंटे बाप के साथ गुजार कर गया था। मैंने होटल के मालिक से पूछा कि उसकी राय में कुरैशी कैसा आदमी है, तो उसने बताया कि शख्स के कैरेक्टर का अंदाज़ा इससे करें कि शराब पीता है और 2 मरतबा उसने एक बड़ी खूबसूरत असमत फरोश लड़की को भी अपने कमरे में बुलाया था। मैंने पूछा कि कुरैशी की बीवी भी आई होगी। मालिक ने बताया कि सिर्फ 1 मरतबा आई थी और 2-2.5 घंटे गुजार कर गई थी। होटल के मालिक से मुझको कोई सुराग न मिला सिवाय इसके कि कुरैशी के बारे में ये इंकिशाफ हुआ कि वो ठीक आदमी नहीं था और हर तरह की ऐशो इशरत करता था। मेरा अपना ख्याल भी जो था उसके बारे में वो मज़ीद पुख्ता हो गया कि मकतूला का कातिल यही शख्स है और इसने किराए के कातिल इस्तेमाल किए हैं। तफ्तीश के दौरान में कुरैशी मेरे पास थाने में आता रहा था और मैंने उसे रत्ती जितना भी शक नहीं होने दिया कि मुझको उस पर शक है। मैंने ज़ाहरी तौर पर उसको ये तासुर दिए रखा कि मैं उसका बड़ा ही हमदर्द दोस्त हूँ। दूसरा तासुर ये दिया कि वो बहुत ही शरीफ और मजलूम आदमी है। इसके साथ मेरी बहुत सी बातें होती थीं और मैं उसकी हर बात गौर से सुनता था। एक रोज़ मैंने बातों में कहा कि वो अपनी पहली बीवी से तो कभी नहीं मिला होगा, लेकिन अपने दोनों बेटों के साथ कभी मुलाकात हुई है या नहीं। उसने कहा कि उसके दोनों बेटे या एक बेटा हर महीने की पहली तारीख को दफ्तर में आता है और पूरे महीने का खर्चा ले जाता है। उसने ये भी बताया कि अपने बड़े बेटे के साथ उसे बहुत ही प्यार है और बेटा भी उसको बहुत चाहता है। उसने कहा कि उसका बड़ा बेटा 2 मरतबा होटल में उसके पास गया था और कुछ वक्त उसके साथ ही रहा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि बड़ा बेटा उसको बार बार कहता था कि वो अपने घर वापस आ जाए और अपनी दूसरी बीवी को भी साथ रख ले, लेकिन इस बात में कुरैशी की पहली बीवी की रजामंदी शामिल नहीं थी। इस वास्ते वो पुराने घर में नहीं जाता था। मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं, मैंने यही तफ्तीश नहीं की थी जो आपको बताई है। ये तो ज़रूरी बातें हैं जो आपको सुनाई हैं। मेरी हालत तो ये थी जैसे कोई आदमी बिन खोद कर नीचे से कोई चीज़ ढूंढ कर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। मैंने मुखबिरों से रिपोर्टें ली थीं। मैंने पहले कहा है कि मेरे वास्ते मुश्किल ये थी कि ये देहात का मामला नहीं था जिसका मैं आदी हो गया था। ये बड़े शहर का मामला था जहाँ की तहसीब और तालीम कुछ और थी और जिन लोगों के साथ मेरा वास्ता पड़ा वो भी कुछ और थे।
मेरा तो दिन रात एक हो गया था। अगर मुझको अच्छी तरह याद है तो कत्ल को 4 दिन गुजर गए थे और 5वें दिन मैं कुरैशी की पहली बीवी के घर बैठा हुआ था। मेरे इलाके का अंग्रेज डीएसपी मेरी जान को आया हुआ था। अंग्रेज कत्ल और डकैती की वारदातों को तो बर्दाश्त ही नहीं करते थे। यहाँ मामला ये भी था कि मकतूला एंग्लो इंडियन थी और एक अफसर की बीवी थी। डीएसपी तो ये तवक्को रखता था कि मैं मुस्मेरज़म के ज़रिए कातिल को सामने ले आऊं। मैं कुछ रिपोर्टें मुखबिरों से हासिल करके और बहुत सारी सोच विचार के बाद कुरैशी के पहले घर में गया। वहाँ तो जाना ही था। मैंने ये देखना था कि कुरैशी की पहली बीवी किस टाइप की है और उसके बेटे कैसे हैं, और उसके भाई भी थे जिनके बारे में मालूम करना था। ये शक बेजा नहीं था कि इस औरत ने मकतूला को कत्ल करवाया होगा। कुरैशी की पहली बीवी के नक्श कोई बुरे तो नहीं थे, लेकिन उसका रंग गहरा गंदुमी था और उसकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर थी। उसका जिस्म फूल गया था और पेट आगे बढ़ाया था। वो मकतूला के मुकाबले में तो कोई हैसियत ही नहीं रखती थी, बल्कि सही बात यह है कि वो मकतूला की नौकरानी लगती थी। मैं इस औरत के साथ अभी रस्मी सी बात कर रहा था। बात इतनी ही की थी कि अफसोस का इजहार किया था कि उसके खामिद ने इस उम्र में आकर दूसरी शादी कर ली। इसके बाद मैं उसको ये कहना चाहता था कि अल्लाह की ज़ात इस औरत के हक़ में है, इस वास्ते उसके खामिद की दूसरी बीवी कत्ल हो गई है। मैंने अभी ये दूसरी बात नहीं कही थी कि मुझको बाहर तेज़ तेज़ बातों की आवाज़ें सुनाई थीं और एक नौजवान कमरे के दरवाजे में दाखिल हुआ। वो गठे हुए जिस्म का नौजवान था जिसकी उम्र 18-19 साल थी। मैं वर्दी में था। मुझको देखकर वो दरवाजे में ही रुक गया और मैंने जो बात नोट की थी वो ये थी कि उसकी आंखें ठहर सी गई थीं और उसका मुंह ज़रा सा खुल गया था। दूसरी बात ये नोट की कि उसके चेहरे पर बाएं तरफ, जहां कान का नीचे वाला हिस्सा ख़त्म होता है, ज़ख्मों पर लगाने वाली टेप क्रॉस की शक्ल में लगी हुई थी। वहाँ ज़ख्म ऐसी जगह थी कि इस पर पट्टी नहीं बांधी जा सकती थी, इस वास्ते इस पर दवाई और कपड़ा रखकर टेप लगा दी गई थी। ये ज़ख्म जबड़े पर था। मैंने नोट ये किया कि इस नौजवान ने फ़ौरन ही चेहरे की जख्म वाली साइड फैल ली और अपने पूरे जिस्म को भी इसी तरफ कर लिया। अब उसका दायां हिस्सा मेरी तरफ था। उसको शायद मालूम नहीं था कि मेरे साथ एक हेड कांस्टेबल भी था। इस औरत ने मेरे कहने पर साथ वाले कमरे में उसे बिठा दिया था। ये मेरा बेटा है, कुरैशी की बीवी ने कहा। फिर इससे मुखातिब हुई, क्यों रुक गए हो बेटा, आगे आओ, इनसे हाथ मिलाओ और इनके पास बैठो। तुम तो डर ही गए हो, मैंने हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहा। मेरे पास बैठो। वो मेरी तरफ आ तो गया, लेकिन बड़े अजीब तरीके से वो अपने चेहरे की जख्म वाली साइड छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके साथ हाथ मिलाया और उसको साथ लेकर साथ वाली कुर्सी पर बिठाना चाहा, लेकिन वो दूसरी साइड पर बैठा, जिससे मुझको यकीन हो गया कि वो अपना जख्म मुझसे छुपा रहा है। मैं ये समझा कि ये अभी नौजवान है और इसको ये डर है कि इस जख्म से और पट्टियों से इसका चेहरा बदसूरत मालूम होता है। जख्म मुझसे छुपाने की यही वजह है, लेकिन मैं ये देख रहा था कि उसके चेहरे पर घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मैं घबराहट ख़त्म करने के वास्ते बोला कि मैं एक दो बातें पूछने आया हूँ और अभी चला जाऊँगा। तुम्हारे अब्बाजान की दूसरी बीवी कत्ल हो गई है, मैंने कहा। अब्बाजान के साथ अफसोस करने के वास्ते ज़रूर गए होगे? नहीं, ना जी, उसने उखड़ी हुई सी आवाज़ में कहा। गया था? नहीं गया था। मुझको जाने की क्या ज़रूरत थी? उसकी माँ उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि वो मेरे वास्ते चाय बनाने जा रही है। वो चली गई तो मैंने उसके बेटे की तरफ तवज्जो दी। मैंने पूछा कि ये मुंह पर ज़ख्म है या फुंसी फट गई है? हाँ, ज़रा सा ज़ख्म। नहीं नहीं, उसने हकलाते हुए कहा, फुंसी निकल आई थी। मैंने देखा कि वो ज़्यादा बेचैन हो गया था। उसके इस जवाब से कि पहले ज़ख्म कहा तो फिर फ़ौरन ही फुंसी कह दी, मुझको कुछ शक हो गया। मैं थानेदार था और उस वक्त तक बेशुमार वारदातों की तफ्तीश कर चुका था और सैकड़ों आदमी, मर्द और औरतें मेरे हाथों में से गुजरे थे। तजुर्बा इतना ज़्यादा हो गया था कि चेहरे को देखकर मैं बता सकता था कि इस शख्स के दिल में क्या है या इसके दिल पर क्या गुजर रही है। तफ्तीश के दौरान मेरा दिमाग अपने आप ही सोचना शुरू कर देता था। मेरे दिमाग में मकतूला के नाखूनों पर लगा हुआ खून आ गया। मैंने सीधी हिट करने की बजाय घुमा फिराकर बात की। तुम्हारे अब्बाजान होटल में रहते थे, मैंने कहा। तुम 2 दफ़ा इन्हें मिलने के वास्ते गए थे, अब क्यों नहीं गए? तुमको जाना चाहिए था। मैं तो उनको मिलने होटल में नहीं गया, उसने कहा। मैं इनको कभी नहीं मिला। अब बताइए, मुझको उस पर शक क्यों ना होता?
होटल के मालिक ने मुझे बताया था कि कुरैशी का बड़ा लड़का बाप को मिलने के वास्ते होटल में 2 बार आया था। फिर कुरैशी ने भी मुझको बताया कि उसका ये लड़का उसके साथ बहुत मोहब्बत करता था और वो खुद भी इस लड़के को बहुत चाहता था और ये लड़का उसको होटल में मिलने के वास्ते आया था, लेकिन लड़का इनकार कर रहा था। ये ज़ख्म कब आया था? मैंने पूछा। कल, उसने बेजान सी आवाज़ में कहा और फ़ौरन ही हकला कर बोला, कल नहीं परसों। हाँ हाँ परसों। और फिर वो खिसियानी सी हंस पड़ा। मैंने उससे पूछा कि उसने ये पट्टी कहाँ से करवाई थी। वो और ज़्यादा घबरा गया और उसके होंठ हिले, मगर कोई आवाज़ न निकली। आखिर उसने एक केमिस्ट का नाम लिया जो उसी आबादी में दुकान करता था और डिस्पेंसर भी था। मैंने उसको कहा कि मैं इस केमिस्ट से जाकर पूछूंगा कि ज़ख्म की क्या हालत है। ये बात सुनकर ये नौजवान तो इस तरह लगा जैसे कांप रहा हो। पूछने की क्या ज़रूरत है? उसने कहा, ज़ख्म कोई ज़्यादा ख़राब तो नहीं? तुम तो कहते हो कि फुंसी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब कहते हो कि ज़ख्म है। अब उसने जिस तरह मुझको देखा मैं बयान नहीं कर सकता। मुझको तो ये डर लग गया था कि ये लड़का गश खा जाएगा। इतने में उसकी माँ चाय लेकर कमरे में आ गई। मेरा ख्याल तो ये था कि अगर यही कातिल है तो ये ज़ख्म उसके एक हाथ की उल्टी तरफ होना चाहिए था, लेकिन ज़ख्म चेहरे पर था। मुझको ख्याल आया कि हो सकता है मकतूला का हाथ उसके चेहरे तक पहुंच गया हो। मकतूला के दाएं हाथ के नाखूनों में खून था और इस लड़के के चेहरे पर बाएं तरफ ज़ख्म था और बाएं तरफ ही होना चाहिए था। मैं उसके इस ज़ख्म को शायद नज़रअंदाज कर देता, लेकिन उसने मेरे वास्ते वजूहात पैदा कर दी थी कि उस पर शक होता था। एक ये कि वो इस ज़ख्म को छुपा रहा था और इसको फुंसी कह रहा था। दूसरे ये कि वो बाप को मिलने के वास्ते होटल में 2 बार गया था, लेकिन ये इनकार कर रहा था। और तीसरी बात ये थी कि इसकी ज़बान हकला गई थी और उसका रंग ही उड़ गया था। अब मैंने इस केमिस्ट से पूछना था कि उसने इससे पट्टी करवाई भी थी या नहीं। आपका बेटा तो बहुत ही शरीफ और सीधा लड़का है। मैंने बड़ी शफकत से प्यार के लहजे में कहा। इसको वहम है कि ये ज़ख्म इसके चेहरे पर अच्छा नहीं लगता और ये मुझको थानेदार समझकर डर भी रहा है। मैं इसको पुलिस में एएसआई भर्ती करवाऊंगा। इसको समझाएं कि चेहरे पर ये ज़ख्म है, ये फुंसी है, ठीक हो जाएगी और चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसकी माँ ने चाय की प्याली मेरे आगे रखी और कहने लगी, 4 रोज़ पहले ये अपने एक चचाजाद भाई के साथ फिल्म का आखिरी शो देखने गया था। रात 12 बजे के बाद मैंने इसके मुंह पर ये पट्टी लगी हुई देखी तो पूछा, तो इसने बताया कि ये दोनों एक साइकिल पर गए थे और वापस आते हुए साइकिल स्लिप हो गया और दोनों गिर पड़े। वहाँ शायद कहीं पे कोई टुकड़ा या लोहे की कोई पतरी पड़ी हुई थी जिस पर इसका मुंह लगा और ये ज़ख्म आ गया। अरे भाई, मैंने इस नौजवान के कंधे पर हाथ मारकर कहा, जवानों को ज़ख्म तो आते ही रहते हैं। तुम जवान मत हो, ज़ख्म का थोड़ा सा निशान रह भी गया तो कुछ नहीं होगा। मैंने ये बात इस तरह कही जिस तरह कोई दोस्त बड़े अच्छे मूड में कहता है, लेकिन अंदर से मेरी हालत कुछ और हो गई। इस लड़के ने मुझको बताया था कि ये ज़ख्म या फुंसी परसों की बात है। दरअसल इसने पहले कल कहा था और अब इसकी माँ कोई और ही कहानी सुना रही थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो इस फैसले पर पहुंचा कि इसकी माँ को फ़िलहाल रहने दूं और इसको थाने ले चलूं। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं इसको किस जतन से थाने ले गया था। मैंने इसके साथ बड़े प्यार की और उस्तादी की बातें की और उसको ये झांसा भी दिया कि इसको एएसआई भर्ती कराऊं, लेकिन मेरे एक बड़े अफसर के साथ उसकी एक मुलाकात बहुत ज़रूरी है। बहरहाल मैं लंबी बात नहीं करूंगा। आप ये समझ लें कि मैं इस लड़के को अपने साथ ले चला और इसकी माँ को बहुत तसल्लियाँ दी कि इसके बारे में परेशान ना होती रहे। मैं इसको टांगे में बिठाकर भेजूंगा। इसके घर से निकले तो मैंने इसको कहा कि वो मुझको इस केमिस्ट की दुकान पर ले चले जिससे उसने ये पट्टी करवाई थी। पहले तो वो वैसे ही टालता रहा, लेकिन मैं टलने वाला नहीं था। तब उसने कहा कि ये पट्टी उसके चचाजाद भाई ने की थी। मैंने पूछा कि उसके चचाजाद भाई का घर कहाँ है। उसने बता दिया। मैंने चलते चलते वहीं कांस्टेबल को अलग किया और उसके कान में इस लड़के के चचाजाद भाई का मकान समझाया और कहा कि उसको साथ लेकर थाने पहुंच जाए। मैं कुरैशी के उस बेटे को जिसका नाम मैं रशीद लिखूंगा साथ लेकर थाने चला गया और उसको अलग बिठा दिया। मैं देख रहा था कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कुछ देर बाद हेड कांस्टेबल उसके चचाजाद भाई को भी ले आया और उसको कांस्टेबलों की बारक में बिठा दिया ताकि रशीद अभी उसको न देख सके। उसके असली नाम की बजाय मैं उसे नज़ीर कहूँगा। मैंने रशीद को अपने सामने बिठाया और उसको कहा कि वो सिर्फ ये बताकर मेरी तसल्ली करा दे कि उसने इस ज़ख्म को फुंसी क्यों कहा था। दूसरी बात ये
कि उसने ये झूठ क्यों बोला कि ये ज़ख्म कल या परसों आया था। तीसरी बात ये कि वो 2 मरतबा होटल में अपने बाप को मिलने के वास्ते गया था, लेकिन उसने झूठ बोला कि वो नहीं गया। उसने चौथा झूठ ये बोला कि डिस्पेंसर या केमिस्ट से ये पट्टी करवाई थी, मगर बाद में ये कहा कि ये पट्टी तो चचाजाद भाई नज़ीर ने की थी। सही जवाब दे दो और तुम्हारी छुट्टी। मैंने कहा। वो आदि मुजरिम तो था नहीं कि इधर उधर के झूठ जोड़ लेता। उसने कुछ कहने की बजाय इधर उधर देखना शुरू कर दिया। मैंने उसको कहा कि सोचने की मोहलत नहीं दूंगा। उसकी हालत ये हो गई जैसे अभी रो पड़ेगा। मैं दरअसल डर गया था। वो आखिर उसने ऐसे लहजे में कहा जिससे साफ पता चलता था कि उसका दिमाग उसके साथ नहीं दे रहा और ये बिला सोचे समझे बात कर रहा है। ये कत्ल का केस है। इस वास्ते मैं झूठ बोलता रहा कि कहीं आप मुझको ही शक में ना पकड़ लें। मैंने उसकी ये बात सुनी और कुछ कहे बगैर अपने कमरे से निकल आया और कांस्टेबलों की बारक में जाकर उसके चचाजाद भाई नज़ीर को अलग बिठा लिया। वो रशीद की ही उम्र का नौजवान था और उसका रंग भी उड़ा हुआ था। वो मुझको इस तरह सहम कर देख रहा था जैसे मैं उसको मारने लगा हूँ। हौसला करो नज़ीर, मैंने उसको कहा। डरने की कोई वजह नहीं, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। मुझको 2-3 सवालों का 16 आने सही जवाब दे दो और घर चले जाओ। जिस रात कुरैशी साहब की एंग्लो इंडियन बीवी कत्ल हुई, उस रोज़ तुम और रशीद कहाँ थे? ये मत कहना कि तुम अपने घर थे। मैं जानता हूँ कि तुम उस वक्त अपने घर नहीं थे जिस वक्त वो औरत कत्ल हुई थी। दूसरा सवाल ये है कि रशीद के चेहरे पर यह ज़ख्म किस तरह आया है और तुमने इसकी पट्टी की थी। मकतूला के नौकर का बयान था कि 2 आदमी आए थे जिन्होंने उसको बांधकर बरामदे में फेंक दिया था और एक आदमी अंदर गया था। मुझको ये शक हुआ कि रशीद ही अगर कातिल था तो उसके साथ ये लड़का नज़ीर था। मैं दरअसल हवा में तीर चला रहा था। कभी तो मुझको ये ख्याल भी आ जाता था कि ये मेरा वहम है। ये बुद्धू से लड़के इतना संगीन जुर्म करने की हिम्मत रखते हैं, न इनमें इतनी अकल है। मैं उठ खड़ा हुआ था लेकिन नज़ीर बैठा रहा और मेरे मुंह की तरफ देखता रहा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं, जो साफ निशानी थी कि ये मेरा असल मुल्जिम है। यूँ पता लगता था जैसे उस पर सख्ता तारी हो गया हो। उसकी आंखें ठहर गई थीं। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके सामने बैठ गया और उसके सर पर हाथ रख दिया। मैंने तुमको पहले ही कहा है कि सच बोलो और छुट्टी करो। मैंने कहा। मैंने तुमको वैसे ही थाने नहीं बुला लिया, सारी बातें मालूम करके बुलाया है। उठो और ज़रा मेरे साथ आओ। मैं उसको बाजू से पकड़कर अपने कमरे की तरफ ले गया और दरवाजे में ले जाकर खड़ा कर दिया। मेरे कमरे में रशीद बैठा हुआ था। रशीद ने हमारी तरफ देखा। मैंने नज़ीर को फिर बाजू से पकड़ा और बारिक में ले गया और उसी जगह बिठा दिया। मैं तुमको यही दिखाना चाहता था कि असल बात मुझ तक किसने पहुंचाई है। मैंने कहा। रशीद सुबह से यहाँ है और वह असल बात बता चुका है। मैं अब ये देखूंगा कि तुम कितना कुछ सच बोलते हो, फिर फैसला करूंगा कि तुम्हारी मदद करूं या रशीद की। मैं तुम में से एक को छोड़ सकता हूं। बोलो क्या कहते हो? थोड़ा वक्त दे दूंगा, सोच लो। मैं उसको बड़ी सख्त परेशानी और अजियत में छोड़कर वहाँ से उठा और अपने कमरे में चला गया। देख लिया रशीद, मैंने कुरैशी के बेटे रशीद को कहा। तुम्हारे चचाजाद भाई ने तो 1 मिनट भी देर नहीं लगाई और असल बात सुना डाली है। मैंने अब ये देखना है कि तुम ज़्यादा सच बोलते हो या नज़ीर। तुम दोनों में से जो 16 आने सच बोलेगा उसको मैं छोड़ दूंगा। बोलो क्या कहते हो? तुम्हारे बचने की कोई सूरत नहीं। मकतूला के नौकर ने भी तुम दोनों को पहचान लिया था। ये बात जहन में रखें कि इन दोनों को मैंने यही अल्फाज नहीं कहे थे जो आपको सुना रहा हूँ। ये एक उस्तादी तरीका होता है जिसमें ज़बान के कुछ करतब करने पड़ते हैं। इस खास तरीके से अक्सर थानेदार बड़े पक्के और ठीठ मुल्जिमों को भी तोड़ लेते हैं और इकबाली बयान ले लेते हैं। ये लड़के तो बिल्कुल ही अनाड़ी और बच्चे थे। यह मेरे दिमाग का कमाल था कि मैं पूरी कामयाबी हासिल कर लूं। बहुत ही सोच सोच कर मैंने तीर चलाए और रशीद ने रोना शुरू कर दिया। मैं रशीद को तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि हेड कांस्टेबल अंदर आया और उसने मेरे कान में कहा कि इस लड़के का बाप आ रहा है। मैं फौरन उठा और बाहर निकल गया। मैं उस वक्त नहीं चाहता था कि वो थाने में कुछ देर बैठे। मैंने बाहर ही उसका इस्तकबाल किया। वो कुछ ज़्यादा परेशानी की हालत में था। उसने कहा कि उसको टेलीफोन पर बताया गया है कि मैं उसके बेटे और भतीजे को थाने ले आया हूँ। वो मालूम करना चाहता था कि मैं उनको क्यों लाया हूँ। मैंने उसको बताया कि वो मुल्जिम तो नहीं कि उसको इतनी फिक्र लग जाए।
मैं तो तफ्तीश कर रहा हूँ, इन लड़कों से 2-4 बातें पूछकर घर भेज दूंगा। वो मेरे पीछे ही पड़ गया कि मैं इन लड़कों से क्या पूछना चाहता हूँ, और फिर वो कहने लगा कि वो थाने में ही रहेगा और इन दोनों लड़कों को अपने साथ ले जाएगा। मैंने पहली बार उसके साथ थानेदारों के लहजे में बात की और उसको कहा कि वो मेरे काम में दखल अंदाजी ना करे, वरना मैं इसको थाने के अहाते से बाहर निकाल दूंगा और मैं ये काम 2 कांस्टेबलों से करवाऊंगा। इस तरह वो टला। मैं फिर रशीद के पास जा बैठा। रशीद बदस्तूर रो रहा था। मैंने उसको तसल्लियाँ दी और उसका हौसला बढ़ाया और ये वादा फिर किया कि उसको इस वारदात से निकाल दूंगा। उसका कोई जवाब सुने बगैर मैं बारिक की तरफ चला गया। दरवाजे में जाकर देखा कि 2 कांस्टेबल नज़ीर के पास बैठे हुए बातें कर रहे थे। वो पुराने तजुर्बेकार कांस्टेबल थे। मुझको मालूम था कि वो क्या बातें कर रहे हैं। वो नज़ीर का हौसला बढ़ा रहे थे और उसको सब्ज बाग दिखाकर तैयार कर रहे थे कि उसने अगर कोई जुर्म किया है तो इकबाली बयान दे दे, इससे उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं जब नज़ीर के पास पहुंचा तो दोनों कांस्टेबलों ने मुझको कहना शुरू कर दिया कि जनाब आली, ये तो बड़ा अच्छा और शरीफ लड़का है और ख़ानदानी भी है, इसका बयान लेकर छोड़ दें, बेचारा खामखा परेशान हो रहा है। कांस्टेबल ये बातें बारी बारी इस तरह कर रहे थे जैसे वही इस लड़के के वाली वारिस थे। मैंने कहा कि मैं तो पहले ही इसको कह चुका हूँ कि बयान दे दे और छुट्टी करे। मैंने ये भी कहा कि उसके चचा कुरैशी ने इतनी भली और शरीफ बीवी को छोड़कर एक काफिर औरत के साथ शादी कर ली है। अच्छा हुआ वो कत्ल हो गई है। मेरी दिलचस्पी और हमदर्दी तो इन लोगों के साथ है। मेरी इस चक्करबाजी का खातिर खा असर हुआ और नसीर ने बयान देने की रजामंदी दे दी। कत्ल एक ऐसा जुर्म है जिसको आदी और पेशावर कातिल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस संगीन वारदात का असर इंसान की फितरत और ज़मीर पर ऐसा होता है कि वो इकबाल जुर्म करके ही सुकून हासिल करता है। मैंने नज़ीर को वहीं अलग बिठा लिया और उसके साथ अपना रवैया एक बेतकल्लुफ़ दोस्त और मुशफ़िक़ बाप जैसा कर लिया। उसका इतना लंबा बयान लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं मोटी मोटी बातें सुना देता हूँ। उसने कहा कि रशीद अपने बाप की इस एंग्लो इंडियन बीवी को कत्ल करने का पक्का इरादा कर चुका था। वो अकेला ये काम नहीं कर सकता था, उसको एक साथी की ज़रूरत थी। नज़ीर के साथ उसकी रिश्तेदारी के अलावा दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी और मोहब्बत थी। रशीद ने नज़ीर को अपने बाप की जज्बाती कैफियत सुनाई। मैं आपको ये कैफियत नज़ीर की ज़बानी सुनाऊंगा। नज़ीर रशीद का साथ देने के लिए तैयार हो गया। कुरैशी तो होटल में रहता था, उसके घर में मकतूला अकेली होती थी या घर में नौकर था। दोनों ने ये स्कीम बनाई कि अगली रात उसके घर जाएंगे और दरवाजे पर दस्तक देंगे। नौकर दरवाज़ा खोलेगा तो उसको पकड़कर बांध देंगे, फिर अंदर जाकर मकतूला का गला घोंट देंगे। दोनों वहां गए और वैसे ही हुआ कि दस्तक पर नौकर बाहर आ गया। उस वक्त उनको ख्याल आया कि उसके हाथ पांव बांधने के वास्ते वो रस्सी तो साथ लाए ही नहीं। नज़ीर ने सोचा कि इस घर में चारपाई तो ज़रूर होगी, उसकी अदवाइन काट लेंगे। नज़ीर की जेब में चाकू था, लेकिन उन्होंने देखा कि नौकर ने पगड़ी बांधी हुई थी जो वैसे ही सर पर रखी हुई थी, उसमें कुला नहीं था। उन्होंने जिस तरह नौकर को बांधा वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। नज़ीर नौकर के पास खड़ा रहा और रशीद अंदर गया। उसने बत्ती जलाई और उसको मकतूला पलंग पर सोई हुई नजर आई, लेकिन उसकी आंख खुल गई। नज़ीर ने रशीद को तो अपनी आंखों से देखा ही नहीं था कि उसने मकतूला को किस तरह ख़त्म किया था। रशीद अपना काम करके बाहर आया और नज़ीर को साथ लेकर बाहर निकल गया और वहाँ से कुछ दूर आकर नज़ीर को बताया कि बदबख्त औरत ने नाखूनों से उसका मुंह छील दिया है। नज़ीर ने उसको अपना रुमाल दे दिया कि ये ज़ख्म पर रख ले। ये पट्टी नज़ीर ने ही की थी। मैंने नज़ीर से पूछा कि इस वारदात का इल्म कुरैशी और उसकी पहली बीवी को भी है या नहीं। नज़ीर ने कहा कि उसके और रशीद के सिवा किसी को मालूम नहीं, यानी ना तो कुरैशी को और ना ही उसकी पहली बीवी को। नज़ीर का इतना ही बयान सुनाने के काबिल है, हालांकि उसका बयान बहुत ही लंबा था। असल दिलचस्प और जज्बाती बयान रशीद का था। वो भी नज़ीर की तरह बग़ैर तशद्दुद और धमकियों के बयान देने पर राज़ी हो गया था। उसके भी मैं चीदा चीदा हिस्से ही सुनाऊंगा। आप गौर करें कि इंसान की फितरत गहरे समंदर जैसी है, जिसमें से कोई नहीं बता सकता कि किस वक्त क्या सामने आ जाए। अब रशीद का बयान सुने। अपने बाप की कमीशन खोरी के बारे में रशीद ने कहा कि दूसरी शादी से पहले उसको मालूम नहीं हो सका कि उसका बाप हराम की कमाई घर लाता था या नहीं। उसका ख्याल था कि अगर वो ऊपर से कुछ कमाता भी था तो वो बहुत ही थोड़ा होता था।
घर में कोई अय्याशी और अमीरों वाली बात नहीं थी। अगर उसके बाप ने हरामखोरी शुरू की थी तो वो दूसरी शादी के बाद की होगी। रशीद ने कहा कि जब उसको पता लगा कि उसका बाप दूसरी शादी कर रहा है तो वो बाप के आगे बहुत रोया था। बाप ने इधर उधर की बातें बनाकर उसको बहला लिया था। रशीद की माँ ने कुरैशी को साफ कह दिया था कि दूसरी के बजाय तीसरी और चौथी शादी भी कर लो, लेकिन इस घर में कदम न रखना। इसी का नतीजा था कि कुरैशी ने ये घर ही छोड़ दिया। कुरैशी पहले ही एक मकान नई आबादी में बनवा रहा था और उसके दोनों बेटे बहुत खुश थे कि नए मकान में जाकर आबाद होंगे, लेकिन बाप ने उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। बाप इनसे अलग हो गया और दूसरी शादी कर ली। रशीद को अपने बाप के साथ बहुत प्यार था, जिसकी वजह ये थी कि बाप उसको बहुत ही प्यार देता था। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि रशीद, इसके भाई और इसकी माँ ने कुरैशी के बगैर किस तरह वक्त गुजारा और रशीद की माँ का रद्द अमल क्या था। सुनाने वाली बात यह है कि रशीद बाप के दफ्तर में जाकर घर का खर्चा ले आता था। 1 साल गुजर गया तो रशीद को अपने बाप के दफ्तर के किसी आदमी ने बताया कि उसके बाप के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, इस वास्ते कि उसने इतनी बड़ी रकम हजम की है जो छुप नहीं सकती थी। रशीद को इसका बहुत सदमा हुआ और वो बाप के पास गया। बाप ने उसको तसल्ली दी कि ये सब झूठ है और इंक्वायरी उसके हक में होगी। रशीद ने ये नोट किया कि उसका बाप परेशान रहने लगा था। रशीद को किसी तरह ये पता लग गया कि वो दूसरी बीवी से तंग भी आ चुका है। अब ये वक्त आ गया जब एक रोज़ रशीद बाप के पास दफ्तर गया तो बाप ने उसको बताया कि वो फलां होटल में शिफ्ट हो गया है और अब वहीं रहेगा। रशीद के वास्ते ये बात बहुत ही दुख वाली थी। उसने घर आकर माँ को बताया तो माँ ने कहा कि वो दूसरी बीवी को तलाक दे दे और घर आ जाए। रशीद का ख्याल था कि उसका बाप दूसरी बीवी से इतना ज़्यादा तंग आ चुका था कि पहली बीवी उसको कबूल करती तो वो दूसरी बीवी को तलाक दे देता। रशीद होटल में बाप को मिला तो उसने बाप की आंखों में आंसू देखे। रशीद ने उसको कहा कि वो दूसरी बीवी को तलाक दे दे। बाप ने उसको बताया कि उसने बीवी के साथ ये बात की है और बीवी ने उसको धमकी दी है कि जिस दिन वो उसको तलाक देगा वो दिन उसकी यानी कि कुरैशी की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। बाप ने रशीद को बताया कि उस औरत के ताल्लुकात और दोस्ताने बड़े नामी गिरामी बदमाशों के साथ भी हैं और ये औरत जो चाहे करवा सकती है। बाप की ये बातें सुनकर रशीद के दिमाग में कुछ और ही इरादा आ गया। उसको मकतूला पर इतना गुस्सा था कि उसका बस चलता तो वो इस औरत को फ़ौरन ही कत्ल कर देता, लेकिन इसको कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। अब देखिए क्या वाक़या सामने आता है। दूसरी बार रशीद बाप को मिलने गया। दरवाजे पर हाथ रखा तो वो दरवाज़ा खुल गया। इससे पहले उसका बाप दरवाज़ा अंदर से बंद रखता था। जो ही दरवाज़ा खुला रशीद को एक अजीब ही मंजर नज़र आया। उसका बाप छत वाले पंखे के नीचे कुर्सी रखकर उस पर खड़ा था और उसके हाथ में मजबूत रस्सी थी जो वो ऊपर फेंककर पंखे में अड़ा चुका था। अब वो रस्सी को नीचे खींच रहा था। रशीद ने ये मंजर देखा तो पूछा, अब्बा जान ये क्या हो रहा है? बाप ने कहा कि कुछ नहीं बेटा, तुम अभी चले जाओ, कुछ देर बाद आ जाना। रशीद को कुछ शक हुआ। उसने लपक कर रस्सी खींच ली और अपने हाथ में लपेट कर रख ली। उसने बाप का बाजू पकड़कर कुर्सी से उतारा। रशीद की नज़र पलंग के पास पड़ी हुई तिपाई पर गई तो वहाँ एक फुल स्केप कागज़ पड़ा हुआ था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। रशीद ने झपट कर वो कागज़ उठा लिया और पढ़ने लगा। उसके बाप ने उसको ना रोका, बल्कि बाप पलंग पर बैठकर चेहरा अपना दोनों हाथों में छुपाकर रोने लगा था। रशीद कागज़ की तहरीर पढ़ता गया और उसका पसीना फूट आया। बाप ने ये तहरीर अपनी पहली बीवी और दोनों बेटों के नाम लिखी थी। तहरीर लंबी थी, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि उसने अपनी पहली बीवी और दोनों बेटों से माफ़ी मांगी थी और आगे चलकर लिखा था कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया जिसकी सज़ा उसको दुनिया में ही मिली और अब वो अपनी जान अपने हाथों से लेकर अल्लाह के हुजूर जा रहा है। मतलब ये कि वो पंखे के साथ लटक कर मर जाने का फैसला कर चुका था। उसने लिखा कि दूसरी बीवी यानी कि मकतूला के साथ उसने दिली मोहब्बत की थी और वो खुश था कि उसने एक गैर मुस्लिम को मुसलमान कर लिया है और ये औरत मुसलमानों की तरह ज़िंदगी बसर करेगी। लेकिन उस औरत को न उसके मज़हब के साथ दिलचस्पी थी, न उसके साथ मोहब्बत थी, बल्कि उसके दिल में सिर्फ रुपए पैसे की और सोने चांदी और कीमती कपड़ों की मोहब्बत थी। कुरैशी ने लिखा कि इस औरत की फरमाइशों ने उसको मजबूर कर दिया कि वो हराम की आमदनी में इजाफा करे, जो उसने किया और पकड़ा भी गया और अब इंक्वायरी हो रही है।
उसने साफ लिखा कि वो हरामखोरी का मुजरिम है और इसकी वो अपने महकमे से भी और अल्लाह की ज़ात से भी माफ़ी मांगता है। फिर उसने लिखा कि जिस बीवी ने इतनी मुद्दत उसके साथ प्यार और मोहब्बत से गुजारी थी और जिसने उसको 2 बेटे भी दिए थे, उसको उसने नाराज़ किया और ऐसी औरत की खातिर नाराज़ किया जिसने धोखा दिया, गुनाहगार बनाया और वफा न की। उसने लिखा कि उस औरत को तलाक नहीं दे सकता वरना ये मुझको मरवा देगी। इस तरह उसने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया और अपनी मजबूरियां भी बयान की और सबसे माफ़ी मांगी और फिर ये वसीयत लिखी कि पुराना मकान उसके दोनों बेटों के नाम कर दिया जाए और नया मकान उसकी बीवी को दिया जाए, यानी उसके बेटों की माँ को। नीचे उसने अपना नाम लिखा था और अब वो छत के साथ रस्सी बांधकर कुर्सी पर खड़ा हुआ था कि फंदा अपने गले में डालकर अपने आप को फांसी दे ले। उसने दरवाज़ा इसलिए अंदर से बंद नहीं किया था कि होटल का कोई नौकर या कोई आदमी आ जाए तो वो पुलिस को इतला देकर लाश उतार ले और ये आखिरी तहरीर उसके बीवी बच्चों तक पहुंचा दे। रशीद को चक्कर आने लगे। उसने बाप को रोते देखा तो उसके साथ बकलगीर हो गया और बहुत रोया, लेकिन फौरन ही अपने आप को काबू में ले आया और बाप की मिन्नतें करने लगा कि वो इसको 2 दिनों की मोहलत दे दे तो अल्लाह करेगा कि निजात का कोई जरिया मिल जाएगा। बाप ने बेटे को कहा कि अब निजात का कोई रास्ता नहीं रह गया। मुख्तसर बात ये कि रशीद ने उसको अल्लाह, कुरान और रसूल की कस्में देकर राज़ी कर लिया कि वो 2 या 3 दिन खुदकुशी का इरादा मुलतवी कर दे। रशीद ने बाप को ये भी कहा कि वो उसके साथ घर चले, लेकिन बाप कहता था कि वो पहली बीवी का सामना करने से घबराता है। बहरहाल रशीद ने उसको ठंडा कर लिया और फिर अपने घर ले गया, लेकिन उसने अपनी माँ को ये ना बताया कि बाप खुदकुशी करने लगा था। ये तो कुरैशी की ज़िंदगी लिखी हुई थी कि रशीद ऐन उस वक्त पहुंचा जब बाप पंखे से लटकने लगा था। फिर जिस तरह नज़ीर ने बयान में कहा था उसी तरह रशीद ने भी बयान में कहा कि उसने नज़ीर के साथ बात की और दोनों ने कत्ल का प्रोग्राम बना लिया। फिर उन्होंने जिस तरह मकतूल को कत्ल किया वो पहले सुनाया जा चुका है। रशीद ने अपने चेहरे के ज़ख्म के बारे में ये बताया कि मकतूला बड़ी तंदुरुस्त और स्मार्ट औरत थी। रशीद ने जब उसका गला दबाया तो वो उसके ऊपर इतना झुक गया कि उसका मुंह मकतूला के मुंह से थोड़ा ही दूर रह गया। मकतूला ने उसके चेहरे पर नाखून गाड़ दिए और नीचे को खींचे, जिससे चेहरे की खाल उतर गई। रशीद ने अपने हाथ की गिरफ्त और सख्त कर दी। तब मकतूला ने नाखून उसके चेहरे से हटाए, फिर वो मर गई। रशीद ने अपनी इस वारदात का जिक्र अपने बाप के साथ ना किया और माँ को भी ना बताया। कत्ल के बाद रशीद बाप को मिला और उसको कहा कि देखा अल्लाह ने कैसा जरिया पैदा कर दिया है। कुरैशी के साथ बाद में मेरी बात हुई तो उसने तस्दीक की कि उसका बेटा रशीद अगर उसे बताता भी कि उसने मकतूला को कत्ल किया है तो कुरैशी कभी न मानता। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि उसका बेटा और भतीजा इतना संगीन जुर्म कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने ये जुर्म किया और पकड़े गए। दोनों ने मजिस्ट्रेट के सामने इकबाली बयान ज़ेर दिफा 164 दे दिया और दोनों को जेल के हवालात में भेज दिया गया। मैंने मुकदमा तैयार किया जिसमें मेरे अंग्रेज़ डीएसपी ने बहुत मदद और रहनुमाई की। कुरैशी अमीर कबीर आदमी था, उसके पास हराम का बहुत माल था। उसने इस शहर का सबसे ज़्यादा काबिल वकील किया और उसकी मदद के लिए एक और काबिल वकील कर लिया। मुझको डर था कि ये मेरा मुकदमा दोनों वकील नाकाम कर देंगे, लेकिन मैंने भी बहुत मेहनत की थी। मुकदमा चला और आखिर में सेशन जज ने रशीद को सज़ाए मौत दी और नज़ीर को आनती जुर्म में 8 साल कैद बामशक्कत दी। कुरैशी ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। हाई कोर्ट ने रशीद की 9 उम्री देखकर सज़ाए मौत उम्र कैद में बदल दी और नज़ीर की सज़ाए कैद 8 साल बहाल रही। थोड़े अरसे बाद मुझको किसी से खबर मिली थी कि कुरैशी की अपनी पहली बीवी के पास गया तो बीवी ने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि उसके करतूत की वजह से उसका जवान बेटा उम्र भर के लिए जेल में बंद हो गया है। फिर उसकी जो इंक्वायरी हो रही थी उसकी भी खबर मिली। मेरा ख्याल है कि उसने रिश्वत चलाकर फैसला अपने हक में करवा लिया था। इसके बाद कुछ पता नहीं कि ये शख्स कहाँ गया और कहाँ रहा।